हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं मोलरता यानी मोलारिटी। हम लोग मोलारिटी हमने स्टडी किया है। इस मोलारिटी के बारे में हमने इस पे एक न्यूमेरिकल भी बनाया है। अब हम थोड़ा सा इसे और भी समझें। जैसे हम पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि आप यहां पे सॉल्वेंट लोगे, सॉल्वेंट के रूप में हमने 5 लीटर वाटर लिया था और हमने यहां पे 684 ग्राम 684 ग्राम शुगर लिया। अब देखिए हम लोग क्या करें, और इसका मोलरिटी हमने कैलकुलेट किया था। हमने मोलरिटी कैलकुलेट किया था। इसके लिए आप पिछले लेक्चर को आप देख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इसमें अब डाइल्यूट करें अब पानी डालें। अब हम लोग इसको डाइल्यूट का मतलब पानी डालना, उसमें उसका पानी जब डालेंगे तो हमारा शुगर थोड़ी बढ़ेगा, शुगर जस का तस रहेगा, सॉल्यूट जस का तस रहेगा। जब हम डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे तो हमारा डाइल्यूशन में क्या होता है, पानी डाल करके हम इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाएंगे। दिमाग में बैठा लो, जब हम मोलारिटी जब पढ़ेंगे, अच्छा कुछ भी पढ़ेंगे, हम कोई भी यूनिट पढ़ेंगे, तो हम अगर पानी डालते हैं तो शुगर का सॉल्यूट का मोल में नहीं चेंज होगा, शुगर के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। जब अमाउंट ही चेंज नहीं होगा तो मोल भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या बढ़ेगा, तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलारिटी घटेगा। क्योंकि हमने मोलारिटी के बारे में पढ़ा है। मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी कि जब हम पानी डालेंगे, पानी जैसे ही डालेंगे तो यहां पे आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर 2 लीटर पानी डाल देते तो 5 और 2 7 लीटर हो जाएगा और मोलारिटी उसी रिस्पेक्ट में घट जाएगा। इसका मतलब कि जब भी आप डाइल्यूशन करते हैं, इन केस ऑफ डाइल्यूशन number of mole of solute do not change, ये चेंज नहीं होगा, सॉल्यूट का मोल चेंज नहीं होगा। यानी कि जब भी दिमाग में बैठा ले, जब भी कोई क्वेश्चन दे कि हम डाइल्यूट करते हैं तो हम कुछ भी करेंगे, तो हम इतना दिमाग में सुन लो कि बाबू रे सॉल्यूट का मोल चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होगा। तो सर चेंज नहीं होगा तो यानी कि हम मोलारिटी का मतलब क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप तो जानते हो चेंज नहीं होता है तो डाइल्यूशन में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब होगा इसको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर m into v। in case of dilution, आपने इन केस ऑफ डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट, होगा। इसका मतलब m इंटू भी बराबर क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा।
जब ए और बी कांस्टेंट होगा, लेकिन कब दिमाग में बैठा लो, जब ये डाइल्यूशन करेंगे तब, जब डाइल्यूट रहेगा तब। इसका मतलब क्या होगा कि M1 V1 बराबर क्या होगा M2 V2। इसका मतलब कि यहां पे हम जान गए कि M1 क्या होगा, मोलारिटी है बिफोर डाइल्यूशन, यानी कि जब हम पानी नहीं डाले हैं, डाइल्यूट नहीं किए हैं, उस समय के बीच, उस समय से पहले का मोलारिटी है वॉल्यूम V1, वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन। अब इसके बाद M1 क्या है, M2 मोलारिटी होगा, मोलारिटी होगा, लेकिन कब का, ये आफ्टर डाइल्यूशन। क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट है, ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि जैसे ही आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। यानी कि जैसे वॉल्यूम को बढ़ाओगे मोलारिटी आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अभी 4 आइटम दिया हुआ है, 4 आइटम में कोई एक भी आइटम, अगर 3 आइटम दिया हुआ रहे तो कोई एक आइटम मिस रहे तो हम निकाल सकते हैं। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल बना लेते हैं, आप इसे नोट कर लें। अब देखिए यहां पे, अब हमारा ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट का क्वेश्चन 3 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी, आप एक खुद से बनाए। बी देखिए, अब ये क्या कर रहा है कि यहां पे 300 ml ऑफ 0.5 ml है, ये यहां इस सॉल्यूशन का मोलारिटी भी दे रहा है और उसका वॉल्यूम भी दे रहा है। अब डाइल्यूट करने के लिए बोल रहा है कि डाइल्यूट करके इसको 500 ml बना दिया जाए तो इसका मोलारिटी क्या, वो सिंपल सा क्वेश्चन। आप तो जानते ही, हमने बोला है कि अगर हम पानी डालते तो वॉल्यूम बढ़ेगा, निश्चित। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा मोलारिटी घटेगा, इस बढ़ेगा मोलारिटी घटेगा। अब ये घटकर कितना होगा इसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने क्या जाना, इन केस ऑफ डाइल्यूशन अब इन केस ऑफ डाइल्यूशन, अब देखिए यहां पे हमने मिटाया भी नहीं है कि M1 V1 बराबर M2 V2 है। M1 क्या है, यानी कि जब वो डाइल्यूट करते हैं उससे पहले का मोलारिटी M1 बराबर 0.5 V1 कितना है, यानी कि डाइल्यूट करने से पहले का वॉल्यूम 30 ml। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि अब हम इसको डाइल्यूट कर चुके हैं और डाइल्यूट करके कितना बना दिए, तो 500 ml। इसका मतलब हमारा V2 500 ml है। अब इसके बाद बोल रहा है क्या, M2 बराबर 1। आप तो जानते हो, 3 जानते हो, चौथा तो आराम से निकल जाएगा। M2 बराबर क्या होगा, M1 V1 बाई V2। M2 बराबर M1 कितना है, तो 0.5 M है। V1 कितना है, तो 30 ml है, 30 ml है बाई वॉल्यूम कितना है, तो 500 ml है। हम ml से ml को काट दिए, ये 0 10 आ गया, ये 0 से 0 काट दिए, ये 5 से जैसे काटेंगे तो 100 होगा, यानी M2 बराबर आ जाएगा 3/100, यानी कि 0.03 M आंसर। आप इसे नोट करेंगे। अब हम तीसरा यूनिट पढ़ा जाए, मोलालिटी। अब देखिए, पिछला क्लास में मोलारिटी था, अब मोलालिटी हो गया। दिमाग बैठा दे, लिट्टी चोखा,
ये लिट्टी चोखा है, वो रीटी था, यहाँ पे लिट्टी है। तो बस वही सेम चीज है, हमने आपको बताया है, ये भी एक सॉल्यूशन ही है। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन है और कॉन्सेंट्रेशन का एक यूनिट है। इसमें हमको एक चीज तो फिक्स करना है, या तो फिक्स करेंगे सॉल्वेंट या तो फिक्स करेंगे सॉल्यूशन। यहां पे आपको सॉल्वेंट को फिक्स करना है, और भी सॉल्वेंट कितना होगा 1 kg। सॉल्वेंट कितना फिक्स होगा 1 kg फिक्स होगा। इस केस में दिमाग में बैठा लो कि यहां पे फिक्स क्या होगा, एक चीज सॉल्वेंट फिक्स होगा और कितना फिक्स होगा तो 1 kg। इस 1 kg में सॉल्यूट जितना डालेंगे आप, सॉल्यूट का अमाउंट भी मोल के रूप में, सॉल्यूट का जितना मोल डालोगे 1 kg सॉल्वेंट में, उसी को तो मोलारिटी कहते हैं। अगर 1 kg में सॉल्यूट का 2 मोल है तो मोलारिटी 2, 1 kg में 3 मोल है तो मोलारिटी 3, 1 kg में 10 मोल है तो मोलारिटी 10। इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ मोल of solute present per kg of solvent, present per kg of solvent is called molality of solution, molality of solution। अब इसका यूनिट इसको डिनोट किससे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय एम से डिनोट करेंगे, स्मॉल एम। यूनिट इसका होगा यूनिट क्या होगा, आपने क्या किया है, केजी में मोल को खोला है, 1 kg में मोल को खोला है, इसका मतलब कि मोल पर केजी, यानी कि 1 kg में पर केजी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को आपने डिसॉल्व किया है, इसका मतलब इसका यूनिट होगा मोल पर केजी। अच्छे इसको हम ऑल्सो कॉल्ड मोलल सॉल्यूशन, उसे मोलर सॉल्यूशन, इसे मोलल सॉल्यूशन। इसमें दिमाग में बैठा लो, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यूनिट है एम, सॉरी डिनोट करेंगे स्मॉल एम से, यूनिट क्या होगा मोल पर केजी होगा, और इसे मोलल सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब इसे समझने के लिए क्या किया जाए, एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए। आप यहां पे सॉल्यूट के रूप में आपने क्या किया, शुगर ले लिया। पिछले लेक्चर की भांति आपने शुगर को डिसॉल्व किया 684 ग्राम, ग्राम डिसॉल्व किया, और आपने यहां पे वाटर लिया है, सॉल्वेंट तो फिक्स होगा, और वाटर लिया है कितना 5 kg मान लो वाटर लिया है। हमने पढ़ा बोले कितना भी ले सकता है, आपका वाटर, उससे मतलब नहीं है, मतलब ये बनता है कि आपका 1 kg में कितना। दिमाग में बिठाना है कि सॉल्वेंट यहां पे 1 kg रहना चाहिए, दिमाग में बिठाना है सॉल्वेंट कितना रहना चाहिए तो 1 kg। अब ये तो हम क्या जान गए कि शुगर बोले हैं हमने। अब इसके बाद इसका बोल रहा है कि मोलालिटी बराबर व्हाट, मोलालिटी क्या होगा, तो इसके लिए टेंशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें क्या करेंगे कि मास ऑफ शुगर तो हमने बोला है 684 ग्राम। आपने क्या देखा यहां पे क्या देखा
कि पिछले क्लास में हम लोग मोलर मास भी जानते हैं, 342 ग्राम पर मोल। आपको मालूम है कि ये जो मोलर मास होता है, एक मोल का मास होता है, एक मोल का मास को हम लोग मोलर मास बोलते हैं। अब इसको एक मोल का मास, यानी हमको एक मोल में इतना मास होता है, यानी इतना मास बराबर एक मोल। इतना मास बराबर कितना मोल? सिंपल सा चीज, इतना मास 342 ग्राम बराबर एक मोल, तो 684 बराबर कितना मोल? तो इसे दिखने का दिमाग का जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये बराबर कितना मोल हो जाएगा? 2 मोल। 2 मोल, यानी 2 मोल हमने बोला है कितना? 5 केजी में। तो बताओ बाबू, 1 मोल 1 केजी में कितना मोल घुलेगा? और 1 केजी में जितना मोल घुलेगा वही तो उसका मोलालिटी हो जाएगा। मोलालिटी हो जाएगा, इसमें दिमाग में लीटी लीटी लीटी, मोलालिटी कितना हो जाएगा? अब देखिए यहां पे आपने क्या किया, तो यहां पे सिंपली नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर कैसे निकालेंगे? बस सिंपल सा चीज है, मास ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ शुगर। मास ऑफ शुगर कितना है? तो 684 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना है? 342 ग्राम पर मोल। ये ग्राम से ग्राम कट गया, बराबर कितना होगा? 2 मोल। यानी कि हमने यहां पे कितना मोल घोल दिया है? 2 मोल घोल दिया। बस सिंपल सा चीज है, 2 मोल घोला तो कितना केजी में? तो यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, यहां पे 5 केजी। यानी कि यहां पे हमने सॉल्वेंट में 5 केजी में, हमने जानते हैं कि 5 केजी सॉल्वेंट कंटेन 5 kg solvent contain 2 mole solute. 1 kg of solvent 2 by 5 mole per kg बराबर 0.4 mole per kg, that is 0.4 m। यानी कि हमें इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली ये क्या किया हमने कि मोल में उसके मास से, वाटर के मास से यानी सॉल्वेंट के मास से डिवाइड कर दिए। लेकिन सॉल्वेंट का मास केजी में होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया रहेगा तो उसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब हमें सीधे मोलालिटी का सीधा फॉर्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solvent in kg। यानी कि हमें अगर मोल दे दिया है क्वेश्चन में, तो मोल में क्या करेंगे? मोल दिया हुआ रहेगा तो टेंशन क्या करना है, मोल दिया हुआ रहेगा तो मोल में क्या करेंगे कि मोल में मास ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड कर देंगे। अब क्या जानते हो? नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास अब बट्टा मोलर मास। यानी कि गिवन मास को अगर हम मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ मोल निकलता है। अब हम क्या करेंगे यहां पे? नंबर ऑफ मोल बराबर ये सॉरी नंबर ऑफ मोल क्या? मोलारिटी बराबर। अब मोलारिटी बराबर क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ना लिख करके हम गिवन मास बटा मोलर मास भी लिख सकते हैं। यानी कि गिवन मास बटा मोलर मास गुने मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इस फॉर्मूला का भी हम यूज कर सकते हैं हम अपना न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। दिमाग में बैठा लें
कि परसेंट में अगर कभी क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, परसेंट क्या रहेगा, उस परसेंट के हिसाब से मोलालिटी निकालने के लिए बोलेगा या मोलालिटी से परसेंट निकालने के लिए बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है। आप उसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। परसेंट क्या रहेगा तो उसमें दोनों चीज हो गया। परसेंट का मतलब अभी मैंने पिछले लेक्चर में बोला है कि उसमें मास ऑफ सॉल्यूशन फिक्स्ड होगा। अब सॉल्यूशन जानते हो तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास ऐड किया हुआ रहेगा तो सॉल्यूशन होगा। आप एक काम करो, आप इसे नोट करो, हम इस पे एक न्यूमेरिकल बनाएंगे। देखिए अब इसको सुनो देखा जाए, यानी कि अब ये आपको एक सॉल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि 50% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आपका देखिए यहां पे क्वेश्चन समझ लेते 50% सॉल्व हो गया हो। 50% तो आपको मेहनत करके सॉल्व करना होता है। पहले आप क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप बना नहीं सकते। तो देखिए यहां पे क्या कर रहा है, एक हमने सॉल्यूशन बनाया है। ये सॉल्यूशन कितना है तो 1 मोलर है। हमने बोला मोलर का मतलब मोलालिटी है, यानी इस सॉल्यूशन का मोलालिटी आपको दे दिया। अब मोलालिटी दे दिया का है, कह रहा है कि हम इसमें व्हाट मास ऑफ सुक्रोज, यानी कि इसमें हम सुक्रोज का कितना मास डिसॉल्व करें, कितना मास डिसॉल्व करें, हम सुक्रोज का कितना मास हमने इसमें डिसॉल्व करेंगे इन 500 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे फिर प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग 500 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन इसको सॉल्वेंट मान लेगा। यही प्रॉब्लम आपसे नहीं हो पाएगा। ये सॉल्वेंट मान लोगे कि 500 ग्राम वाटर में हमने डिसॉल्व किया है तो आपसे प्रॉब्लम बनने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है 500 ग्राम 1500 ग्राम सॉरी। अब ये सॉल्यूशन 1500 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे कि इसका मोलालिटी, जो सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 हो जाए। यानी कि आपको क्वेश्चन में मोलालिटी दे रहा है, मोलालिटी 1 मोल पर केजी। आप तो जानते हैं कि मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी। अब इसमें आपको बोल रहा है क्या कि सुक्रोज का मास क्या है, मास ऑफ सुक्रोज बराबर व्हाट। अब सपोज करो ना, सपोज कर लो मास ऑफ सुक्रोज बराबर W मान लो। और यहां पे क्वेश्चन में एक चीज और भी दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन 1500 ग्राम। अब क्या जानते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट यानी सुक्रोज प्लस, यानी कि यहां पे एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का हमने बात कर चुका है। एक्वस जब होगा सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, यानी मास ऑफ वाटर बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सुक्रोज का मास और सॉल्वेंट और वाटर का मास मिलाकर हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन है। हमने इसमें W1 मान लिया है, ये 1500 है तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर माइनस W, यानी कि मास ऑफ वाटर बराबर 1500 ग्राम माइनस W ग्राम। हमको ग्राम में नहीं चाहिए, हमने बार बार कहा है कि मोलालिटी केजी में होता है। इसका मतलब कि 1500 माइनस W बाई 1000 केजी। अच्छा अब एक चीज और भी हम जानते हैं, सुक्रोज का फॉर्मूला हम जानते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला दिया हुआ है
तो सुक्रोज का जो फॉर्मूला होगा उससे हम लोग मोलर मास उसका निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ सुक्रोज बराबर क्या होगा, सबका एटॉमिक मास का जोड़ हुई तो हम लोग उसका मोलर मास बोलते हैं। यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, सभी का एटॉमिक मास को जोड़ देंगे। कार्बन का एटॉमिक मास आप जानते हो 12 होता है। ऐसा ऐसा कितना कार्बन का एटम है, 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 22, क्योंकि 22 हाइड्रोजन का एटम है, इंटू प्लस 16 इंटू 11 बराबर 342 ग्राम पर मोल। इसे नोट करो। अब देखिए यहां पे मोलालिटी का अभी हमने फॉर्मूला बोला है। मोलालिटी बराबर होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ सुक्रोज बटा मोलर मास ऑफ सुक्रोज into mass of solvent in kg। इसमें तो आप सभी चीज जानते हो। मोलरिटी दिया हुआ है 1 मोल पर केजी। W ग्राम आप जानते हो, W ही करो ना। मोलर मास ऑफ सुक्रोज ग्राम कर W मोलर मास ऑफ सुक्रोज आप क्या जानते हो, 342 ग्राम पर मोल ऊपर हो जाए, इंटू इंटू 50 minus W by 1000। ये 1000 ऊपर चला जाएगा, यानी 1 मोल पर केजी। मोल से मोल काट दो, केजी से केजी, यहां पे केजी से। अब आपको ग्राम से ग्राम में 1 मोल 1, ये 1000 को उधर ले जाओ, 1 डिवाइड बाय W बाय 342 इंटू 1000 इंटू 1500 माइनस W। इसको इस पर ले जाया जाए, 342 1500 minus W by W into 1000। 342 को मल्टीप्लाई कर दो, 342 इंटू 1500 माइनस 342 W बराबर 1000 W, सॉरी अभी इसको इधर लेगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा। 342 इंटू 1500 बराबर 1000 W माइनस 342 W। अब इसको सॉल्व कर लें। अब इसको करेंगे तो 342 इंटू 1500 बराबर 658 W बराबर आ जाएगा 4342 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 658। W बराबर 382.2 ग्राम आंसर ऑप्शन ऑफ। अब हम चौथा यूनिट जानेंगे, मोल फ्रैक्शन। देखिए
फ्रैक्शन क्या है कि जब हम किसी चीज को टोटल जो हो, जब भी फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हमारा टोटल होना चाहिए 1, यानी हमारा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन यहां पे फिक्स होगा 1 मोल का फ्रैक्शन। तो हमारा सॉल्यूशन कितना मोल होगा, टोटल सॉल्यूशन का मोल कितना होना चाहिए 1 मोल। अब इसमें 1 मोल सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट भी होगा, सॉल्यूट का भी मोल होगा और सॉल्वेंट का भी मोल होगा। अब इन दोनों का मोल जोड़ करके हमारा सॉल्यूशन का जो मोल होगा उस मोल होना चाहिए, ये जो सॉल्यूशन का मोल हमेशा कितना होना चाहिए 1। दिमाग में बैठा ले, जैसे मान लो कि हमारा ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। सॉल्यूशन सॉल्यूट यहां पे मान लो A है और सॉल्वेंट हमारा B है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना हमारा सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में हमारा 2 चीज होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन है वो कितना होना चाहिए, तो 1 मोल, क्योंकि हमारा यूनिट में हम बोले हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हमेशा एक चीज फिक्स होता है, सॉल्यूशन फिक्स होता है, कहीं सॉल्वेंट फिक्स होता है, लेकिन इस केस में सॉल्यूशन फिक्स होगा और सॉल्यूशन कितना फिक्स होगा, तो 1 मोल होगा। अब इस 1 मोल में हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को देखना है। अब लेकिन दोनों का जोड़ हमेशा कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। दिमाग बैठा लो, सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। अगर हमारा 1 मोल कैसे निकलेगा, हम यहां पे सपोज कर लें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर N, number of mole of solvent NB। तो आप क्या जानते हो, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, Na प्लस NB, यानी कि इस सॉल्यूशन में हमारा Na मोल सॉल्यूट, एक सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट होगा, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। किसका मोल का फ्रैक्शन होगा, इसलिए उसका नाम पड़ा मोल फ्रैक्शन। यानी कि सॉल्यूशन हमारा इतना टोटल से नहीं मतलब है, हमारा सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 1 मोल, क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ पे यूनिट में सॉल्यूशन को फिक्स करेंगे और कितना फिक्स करेंगे, तो 1 मोल। तो इसे कैसे करेंगे, क्योंकि हम क्या जान गए, Na प्लस NB मोल सॉल्यूशन contain Na मोल सॉल्यूट। इसका मतलब हमें इतना मोल में Na मोल सॉल्यूट है, तो 1 मोल सॉल्यूशन कंटेन Na बाई Na प्लस NB, यानी कि जब सॉल्यूशन 1 मोल है तो सॉल्यूट कितना मोल है, इतना मोल है। इसी को तो बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाएगा Na बाई Na प्लस NB। इसका मतलब हम एक बात में जानेंगे कि जब भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा तो NB, यानी कि जिसका भी निकालना है मोल, उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे Na प्लस NB। यानी कि मोल फ्रैक्शन क्या है, कुछ नहीं है भैया, मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है। ये क्या है कि हमारा जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। टोटल मोल से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि हमारा सॉल्यूशन कितना मोल है, 1 मोल है। इसका मतलब कि मोल फ्रैक्शन को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, इट इज ए फ्रैक्शन
It is the fraction which is obtained by dividing number of mole of that component by total number of mole of all component। यानी कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल में टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, बस कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। जिसका भी निकालना है उसके मोल में टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना है। इसको डिनोट करेंगे, इट डिनोटेड बाय एक्स। इसका मतलब हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ, अगर सोल्यूट निकालना है, सोल्यूट को हमने ए माना है, तो एक्स ए बराबर क्या होगा, जिसका निकालना है सोल्यूट का निकालना है, तो सोल्यूट का मोल एन ए बाई टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो एक्स बी। क्यों? मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट को माने हैं बी, तो कैसे निकालेंगे? तो बी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मोल कितना माने हैं, एन बी। इस एन बी में टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, एन ए प्लस एन बी। अगर हम मोल जान गए, मोल निकालने के लिए हमने बात किया है गिवन मास बटा मोलर मास, मोल जानते हैं हम, तो मोल फ्रैक्शन तो आसानी से निकल जाएगा। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, आप इसे नोट कर लें। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए जाए। यहां पे कह रहा है इथेनॉल वाटर सिस्टम, यानी कि यहां पे दो चीज है, इथेनॉल है और वाटर है। अब इस इथेनॉल और वाटर में इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दिया है इतना। हमने क्या बोला है कि मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन का मोल होना चाहिए 1। इसका मतलब कि इन दोनों का मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ऑब्वियसली 1 होना चाहिए। अच्छा, फिर एक चीज और, आप क्या जाने कि इथेनॉल का मोल दे रहा है क्वेश्चन में 0.25, तो वाटर का भी तो मोल जान दे, क्योंकि 1 घटा देंगे तो 0.75 होगा। अब इसमें दोनों का मोल दोनों का मोल फ्रैक्शन हम जान गए, दोनों का मोल फ्रैक्शन हम जान गए। अब इसके बाद बोल रहा है कि बताइए इथेनॉल का जो कॉन्सेंट्रेशन है परसेंट में निकालो। अभी परसेंट जो बात करेंगे परसेंट बाय मास की बात करेंगे। हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि परसेंट बाय मास दिया रहेगा तो मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। दोनों अपोजिट एक दूसरे का। अगर हमारा परसेंट दिया हुआ रहेगा तो परसेंट का कॉन्सेप्ट तो जानते हैं आप, परसेंट दिया हुआ रहेगा, हम परसेंट का कॉन्सेप्ट हम बना दे रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन से परसेंट कैसे निकालेंगे, और परसेंट से आप मोल फ्रैक्शन खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं बनाए तो कमेंट्स करेंगे। अब यहां पे क्या है, यहां पे देखना है हमें कि यहां पे परसेंटेज ऑफ इथेनॉल निकालना है। तो यहां पे सपोज करेंगे, थोड़ा सा सपोज करेंगे कि मोल फ्रैक्शन, अच्छा, मास ऑफ इथेनॉल डबल कर लिया जाए, क्या टेंशन करना। अच्छा, मास ऑफ वाटर W2 कर लिया जाए। अच्छा, इथेनॉल को जानते हैं तो उसका मोलर मास तो निकाल लेंगे।
मोलर मास ऑफ इथेनॉल हम निकाल सकते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब जोड़े इसको, कार्बन का 12 × 2 24 हो गया, प्लस 1 × 6, हाइड्रोजन का यहां 5 और 1 6, 24 और 6 30, प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी कि 46 ग्राम पर मोल। अच्छा, उसी तरह से आप मोलर मास ऑफ वाटर भी जानते हैं। H2O कितना होता है? हाइड्रोजन का 2, 1 × 2, ऑक्सीजन का 16, 18 ग्राम पर मोल। आप जान गए, मास तो हमने सपोज कर ही लिया, और यहाँ पे मोलर मास जानते ही हैं। मास और मोलर मास के द्वारा दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। चूंकि हमारा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए तो मोल तो जरूरी है। सबसे पहला काम है को मोल निकाल लेना है। तो मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल गिवन मास W1 by molar mass 46 mol. Number of mole of water given mass बटा molar mass 18 mol. गिवन मास बटा मोलर मास। अब हम इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, इसको हम N1 से डिनोट कर दें, इसको N2 से डिनोट कर दें। अब आप क्या जानते हो? मोल फ्रैक्शन यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल X1 बराबर 0.25 यहां पे दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर X2 बराबर हम क्या जानते हैं, कैसे निकालेंगे? अगर एक का जानते हैं दूसरे का निकालने के लिए 1 - 0.25 बराबर 0.75। कैसे? तो आप जानते हो कि मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा 1 होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दिमाग में बैठाना है कि हमेशा मोल फ्रैक्शन में टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि सॉल्यूट का मोल कुछ भी हो, सॉल्वेंट का मोल कुछ भी हो, लेकिन सॉल्यूशन का मोल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हमने बात कर चुका है। यानी 1 में से घटा देंगे तो सॉल्वेंट का मोल निकल जाएगा, दोनों का मोल जोड़ करके 1 होना चाहिए। अब आप क्या जानते हो कि जो मोल फ्रैक्शन है कैसे निकलता है? जिसका निकालना होता है उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड किया जाता है। फिर उसी तरह से X2 बराबर क्या होगा? टोटल मोल में जिसका निकालना है उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड किया जाता है। आप क्या जानते हो? X2/X1 कर सकते हैं बराबर, आप इसको नोट कर लो, नोट करके तो इसके बाद में क्या करें। अब देखिए हम लोग क्या करें यहां पे कि X2 को X1 से डिवाइड करें। तो X2 को अगर X1 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकलेगा? N2/N1 + N2 डिवाइडेड बाय N1/N1 + N2। ये तो ये कट गया। X2/X1 बराबर N2/N1। X2 का वैल्यू हम जानते हैं
0.75, 0.75 divided by 0.25 by N2 का वैल्यू जानते हैं W2 by 80 और N1 का वैल्यू जानते हैं W1 by 46। ये कटेगा यानी कि 3/1 बराबर W2 by 8 into 46 by W1। इसका मतलब W2 by W1 बराबर 3 into 80, इधर से इधर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 46। इसका मतलब W2 by W1 बराबर 54 by 46। कहने का मतलब ये हो गया कि आपका यहां पे W2 54 ग्राम है तो W1 कितना ग्राम है 46 ग्राम। इसका मतलब कि 54 ग्राम ऑफ वाटर या ऐसे बोले 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल dissolve in 54 ग्राम ऑफ वाटर इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर 100 ग्राम यानी कि 46 ग्राम इथेनॉल और 54 ग्राम वाटर यानी मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर 100 ग्राम। अब इसका मतलब इसको आप नोट कर लेते हैं। इसके बाद परसेंट क्या होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट होगा उसी को तो बोलते हैं हम लोग परसेंट बाय मास, यानी परसेंट बाय मास बराबर परसेंट बाय मास निकालना होता है सॉल्यूट का। परसेंट बाय मास ऑफ इथेनॉल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ इथेनॉल into mass of solution into 100। मास ऑफ इथेनॉल ऑलरेडी दिया हुआ है 46 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम into 100 बराबर 46% आंसर। आप इसे सॉल्व कर लें। आप इन सारे प्रॉब्लम को घर पे बैठ के सॉल्व करें। आप इनको सॉल्व करके समझे कि आपने थ्योरी कितना समझा, इसके आधार पर न्यूमेरिकल बनाए। ये एनसीईआरटी का इंटेस्ट का प्रॉब्लम है और ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। ये सब बाहर का प्रॉब्लम है, आप देखें और इन लोग को आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आप इनका आंसर को कमेंट में शेयर करें। थैंक यू। यदि इन प्रॉब्लम में आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट में शेयर करें, मैं इसका सॉल्यूशन अगले लेक्चर में कर दूंगा। थैंक यू।